हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की जो हमारी लास्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स उसके बारे में। और इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उस पे डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन और ग्लोबलाइजेशन और जो अभी ग्लोबल इश्यूज हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है और क्या है ये सब के सब टर्म्स। डाइवर्सिटी क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कितने टाइप्स के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं और कैसे जो है कितनी टाइप्स की जो है डाइवर्सिटी होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्या आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये यूनिट जो है किस पे फोकस कर रही है, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स पे। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं और जो भी इसके इनके टाइप्स हैं वो कैसे डेमोक्रेसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होंगी तो उसको अवॉइड करना। और इस पेपर की सारी यूनिट्स की वीडियोस आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे मिल जाएंगी, आप वहां से देख लेना। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनी हुई है जो चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है, वहां से आप देख लेना। और सारी यूनिट्स की वीडियो देखने के बाद कोशिश करना कि जो क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनके आंसर करने की आप कोशिश करना। अगर लिख करके भी नहीं देखो तो कम से कम उन उसके बारे में आप पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में उसका एक बार जो है वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से पॉइंट बनाने की इमेजिन करने की कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन में मुझे अपना आंसर ऐसे ऐसे फ्रेम करना है। तो चलिए हम अपनी फोर्थ यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें इसमें ये वाला जो यूनिट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड ग्लोबल फैक्टर्स विच अफेक्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री कंसेप्ट्स। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन में क्या, तीनों में क्या संबंध है और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो कैसे डेमोक्रेसी को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं और इन सब के बीच ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुई चीजें हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, द टर्म डेमोक्रेसी इज रूटेड इन द एशियंट ग्रीस। जैसा कि हम प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो वर्ड ही जो है कहाँ से आता है, ये टर्म डेमोक्रेसी ग्रीस से आता है। ठीक है, विच रेफर्स टू द रूल बाय द डेमोस। डेमोस मीन्स द पीपल। जो हमने फर्स्ट में जब डिस्कस किया था ना डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें हमने बताया था ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। रूल बाय द डेमोस, डेमोस का मतलब होता है द पीपल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, modern democracy is mainly centered around electoral democracy, often known as the liberal democracy of the industrialized west। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आज के टाइम को तो हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उस मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है, एशियंट डेमोक्रेसी में हम कौन से पढ़ते हैं, ग्रीक वाला पढ़ते हैं। ठीक है, और एशियंट इंडिया में जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो वेस्ट में जो एक नई तरीके की 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो एक डेमोक्रेसी आई, जिसका भी हमने जो है प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने जॉन लॉक के आइडियाज को पढ़ा और लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो और हमने देखा ना मॉडर्न डेमोक्रेसी ने हमने पढ़ा लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, और लिबरल डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो एक फीचर है वो है इलेक्शंस। ठीक है, तो इसको हम क्या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, जिसमें कि लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं टू मेक laws, to make different programs, different policies on behalf of people। ठीक है, और इसको हम लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में भी जानते हैं। और ये कंसेप्ट हमने देखा था कि कैसे ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में उभरा, कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज में उभर करके सामने आया। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से निकल करके ये डेमोक्रेसी जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, स्पेसिफिकली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस प्रकार से फैल गया। क्योंकि
आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है फ्री होती हैं और वो भी अपने कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। ठीक है, as liberal, socialist, communist, conservatives and anarchists have their form of democracy। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि किस प्रकार से उदारवादी, समाजवादी और जो कम्युनिस्ट है, साम्यवादी और कंजर्वेटिव्स और ये अनार्किस्ट है, उनके अलग अलग टाइप्स की डेमोक्रेसी होती हैं। ठीक है, however democratic political thought addresses three main issues। फिर भी जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल थॉट है, विचार हैं, वो तीन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। फर्स्ट, हु आर द पीपल, यानी कि जो हम डेमोक्रेसी है, जो जिसके लिए जो ये गवर्निंग सिस्टम है वो कौन है, हु आर द पीपल। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर जेंडर, एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड एट व्हाट एज दे आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, पीपल में हम किसी भी इसको में हम किसी भी प्रकार का कोई भी जेंडर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, यानी कि डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार का दोनों ही मेल और फीमेल दोनों को ही जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया है। जैसा कि हम एशियंट ग्रीस में देखते हैं, वहां पर विमेंस को कोई भी राइट नहीं था और ना ही स्लेव्स को कोई राइट थे। ठीक है, एक मिनट। कंसर्न होता है डेमोक्रेसी में वो होता है कि हु आर द पीपल। ठीक है, सेकंड होता है हाउ शुड द पीपल रूल, किस प्रकार से जो है पीपल रूल करेंगे। ठीक है, इट मे इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स। ठीक है, तो कैसे लोग रूल करेंगे, कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है डेमोक्रेसी में, वो कैसे डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होगी, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट होगी तो उसमें जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं हम अपने इलेक्ट करके, तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे, वो इलेक्टोरल सिस्टम्स कैसे होंगे। ठीक है, फिर थर्ड जो कंसर्न होता है वो है हाउ फार डज डेमोक्रेटिक रूल एक्सटेंड पॉलिटिकल लाइफ और टू द फैमिली और द वर्क प्लेस और थ्रू आउट द इकोनॉमी, कि ये जो डेमोक्रेटिक रूल है वो कहाँ तक लागू होगा। क्या वो सिर्फ सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में तक ही सीमित रहेगा, या वो जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्निंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो फैमिली तक एक्सपेंड होगा, या वर्क प्लेस तक एक्सपेंड होगा, या फिर पूरा का पूरा जो भी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड भी वो कानून बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं, वो जो रूल्स बनाएंगे, उनके रूल्स कहाँ तक सीमित होंगे। क्या वो सिर्फ राजनीतिक जीवन से संबंधित ही कानून बनाएंगे, क्या वो फैमिली से संबंधित भी कानून बनाएंगे, क्या वो जब हम जहाँ पे हम काम करते हैं उससे संबंधित भी कानून बनाएंगे, क्या वो पूरा का पूरा जो भी आर्थिक उस कंट्री की सिचुएशन है, जो इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड भी कानून बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक तो ये कि हु आर द पीपल, दूसरा है हाउ शुड द पीपल रूल, किस प्रकार से लोग कौन है जिनको गवर्न किया जाएगा, और कैसे उनको गवर्न किया जाएगा, कैसे उनको रूल किया जाएगा, कैसे लोग गवर्न करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो और फिर उसमें जो गवर्नमेंट बनेगी, जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो कहाँ तक हमारे जीवन को कंट्रोल करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कंट्रोल। ठीक है ना, अथॉरिटी, डोमिनेंस, हम अपने जीवन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार दे देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वन मस्ट अंडरस्टैंड द पीपल हु आर नॉट होमोजेनियस इन देयर नेचर, कल्चर, रिलीजन एंड सो फोर्थ। क्योंकि हम जो डेमोक्रेसी में जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरह के नहीं है, उनका नेचर अलग है, उनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो उसके लिए हमें डाइवर्सिटी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है। डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ यूनिक इंडिविजुअल्स। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे यूनिक इंडिविजुअल्स रहते हैं। हम सबको पता है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है एक तरीके से हम से सोचता हो, एक तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी समझ हो, सब कुछ अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, है ना। और ये सारी चीजें कहाँ पर उस किसी भी व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है। और ये सारी चीजें बहुत सारी डिपेंड करती हैं हम किस प्रकार की हम फैमिली से आती हैं। और फैमिली में भी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली वैल्यूज में भी, वो होता है कल्चर। कल्चर में भी हमारा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम किस तरीके से, हमारा रहन सहन क्या है, हम क्या खाना पीना खाते हैं, हम फिर उसी हिसाब से हम कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, किस प्रकार की सुविधाएं और असुविधाओं का हमें सामना करता है। यही सारी चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करती हैं। ठीक है। और उसी से जो है बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारा सोचने का, समझने का, ये सारी चीजें भी उसी पर डिपेंड होती हैं। ठीक है। और इन सब किस प्रकार से, और ये सारी चीजें जो है पूरा का पूरा हमें देखने को मिलती हैं सोसाइटी में। और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं। और इन ग्रुप्स की अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस होते हैं। ठीक है। और यही सारी चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? डाइवर्सिटी। इसी सबको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी भी बहुत तरीके की हो सकती है। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, दूसरा आ गया हमारा फिर कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, कितनी ही तरीके की डाइवर्सिटी। और इन डाइवर्सिटी के अंदर भी हम डाइवर्सिटी को डिवाइड कर सकते हैं। सोशल डाइवर्सिटी को हम फिर उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी में भी बहुत सारी चीजें होती है। कल्चर भी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी लैंग्वेज कल्चर का पार्ट होता है, हमारा खाना पीना कल्चर का पार्ट होता है, हम किस प्रकार का कपड़े पहनते हैं वो जो है हमारे कल्चर का पार्ट होता है। ठीक है। और सोसाइटी में कितने ही तरीके के इस प्रकार के कल्चर हैं जो हम बोली बोलते हैं। ठीक है। सब चीजें किसका पार्ट है? ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। Diversity in social setting is often refers to distinctions between people based on their socio-economic class, gender, sexual orientation, age, race and ethnicity among their traits. तो डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो सामाजिक आर्थिक जो क्लास होती हैं, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उम्र, रेस या वंश के आधार पर, एथनिसिटी यानी कि वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डाइवर्सिटी जो है बहुत प्रकार की हो सकती है, जिसमें हम सोशियो इकोनॉमिक क्लास ले सकते हैं, डाइवर्सिटी ले सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में आप लोगों को मैंने बताया कि सोशियो में आपका कल्चर आ जाता है, कल्चर में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई। इकोनॉमी में किसी भी व्यक्ति की जो है कौन सी आर्थिक उसकी क्या परिस्थितियां हैं, वो भी आपको डाइवर्स करती है। सोसाइटी में जो है अलग तरीके के जो है अलग अलग अमीर गरीब, ठीक है, लोग रहते हैं। जेंडर में विमेन्स की कंडीशंस अलग होती है, मेन की कंडीशन सोसाइटी में अलग होती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। एज, एक पर्टिकुलर एज होता है, ये भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और रेस तो ऑब्वियसली रेस तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी में। और एथनिसिटी, जो आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें। ठीक है। So, diversity is significant in a democratic setting for a number of reasons. और diversity जो है डेमोक्रेसी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम बोल सकते हैं। इसके जो है उसका जो इम्पोर्टेंस है डाइवर्सिटी की डेमोक्रेसी में, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन। Instead of simply a small segment of the population, a diverse society is able to reflect the viewpoints and interest of all of its inhabitants in a better way. डाइवर्सिटी में अगर रिप्रेजेंटेशन, एक रीजन होता है रिप्रेजेंटेशन, और उसमें क्या होता है हम देखते हैं कि अगर जो है अलग अलग व्यू पॉइंट्स वाले लोग रहते हैं,
ग्रुप होते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, तो वो वाली जो है उसको हम एक उसमें जो है अलग अलग तरीके के हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है और एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इक्विटी, all members of a diverse society are more likely to have an equal access to resources and opportunities। तो डाइवर्सिटी होने के साथ साथ इक्विटी जरूर होनी चाहिए, समानता जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जितने भी सोसाइटी के जितने भी डाइवर्स सोसाइटी हो उसके सारे मेंबर्स को इक्वल एक्सेस और एक्सेस मिल सके सभी के सभी रिसोर्सेज पे, और उनको सबको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, people from different backgrounds may communicate and understand one another better in a diverse community। अगर कम्युनिटी डाइवर्स होगी तो वहां पे ज्यादा टॉलरेंस होगी, वहां पर जो है लोग जो है एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से ज्यादा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, a varied society is better able to address complicated issues and foster innovation because people from various backgrounds and experiences can offer original thoughts and solutions। अब क्या होगा, जितने ज्यादा डाइवर्स, मैंने बताया ना डाइवर्सिटी क्यों होती है, क्योंकि सबका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सबका जो बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो एनवायरमेंट होता है वो अलग होता है, और उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है, और उसी हिसाब से फिर हमारी थॉट प्रोसेस भी बन जाती है, उसी हिसाब से हमारा जो ब्रेन जो है काम करने स्टार्ट कर देता है। तो जिस प्रकार, तो इससे क्या होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, नया नया इनोवेट करते हैं, नई, और ये सारी इनोवेशन क्या है, प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द functioning of democracy। इंडिया एज a केस स्टडी फॉर बीइंग डाइवर्स, ठीक है। भारत में डाइवर्सिटी, अगर भारत को हम एक केस स्टडी रख करके अगर हम सोचें, और भारत जो है सबसे बड़ी दुनिया की जो है डेमोक्रेसी है, और उसके अलावा भारत जो है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है, ठीक है। और इस इतने ज्यादा डाइवर्स व्यू पॉइंट, इतने ज्यादा डाइवर्स इंटरेस्ट होने के बावजूद भी कैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी काम कर रही है, उसके बारे में हमें समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। India is the land of diversity where we have diverse groups of people, culture, religion, geographical features and so forth। जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा ज्योग्राफिकली ही इंडिया का जो है, हम जितने भी सीजन होते हैं ना पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे सीजन्स इंडिया में होते हैं। हम यहाँ पे सर्दी भी देखते हैं, हम यहाँ पे गर्मी भी देखते हैं, इंडिया में जो है माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। हर तरीके का ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो है लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के यहाँ पे लोग हैं, जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी धर्म है इस दुनिया में, वो सारे के सारे धर्मों के लोग को मानने वाले लोग जो है भारत में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत में खुद 3 ऐसे धर्म जो हैं भारत से ही निकल के आए हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 3 धर्म ऐसे हैं जो भारत से ही निकल करके आए हैं। दुनिया के जो महत्वपूर्ण जो सबसे प्रमुख धर्मों में से 3 धर्म ऐसे हैं जो भारत की देन है, ठीक है। उसके बाद कल्चर, भारत का जो, इंडिया का जो कल्चर है इतना डाइवर्स है, इतना ज्यादा डाइवर्स है कि कहीं पर भी इतना ज्यादा डाइवर्सिटी कल्चर के उसमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी से संबंधित एक हिंदी में कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, चार चार कोस पर वानी। इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे हर एक कोस पे पानी का जो टेस्ट है ना वो चेंज होता है, और 4 कोस पे इतनी ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में कि 4 कोस पे वाणी बदल जाती। वाणी का मतलब है डायलेक्ट्स, बोलने का तरीका, और बोलने में जो हम जो शब्द यूज करते हैं वो बदल जाते हैं 4 कोस पे। आप देखिए कि हरियाणा में जो है हरियाणवी ही कितनी तरीके की बोली जाती है, ठीक है। पंजाब में जाइए, पंजाबी में भी उनके जो डायलेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वाणी चेंज हो जाती है, उनके बोल चेंज हो जाते हैं।
हिंदी भाषा में ही देखिए आप, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में ही देखिए कि कितनी प्रकार के से वो भी बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिया में जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे इसको समझाया गया है इंग्लिश में इसको कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी का जो है क्या इंग्लिश में मीनिंग में इसको समझाया गया है। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस को जो है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। In fact, India is a synthesis of cultures, languages, and religions belonging to various castes and communities. इंडिया जो एक प्रकार का सिंथेसिस क्या होता है, समागम है बहुत सारे संस्कृतियों का, बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारे धर्मों का, जो कि अलग अलग कास्ट से और कम्युनिटी से बिलोंग करती है। द टर्म डाइवर्सिटी stresses differences rather than inequalities। तो डाइवर्सिटी जो है ना वो डिफरेंसेस को इंडिकेट करती है, ना कि असमानताओं को। डाइवर्सिटी में और इनइक्वालिटीज में बहुत भिन्नताएं होती हैं। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है लेकिन इनइक्वालिटीज नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को इक्वली ट्रीट करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। और वहां पर सबको जो है इक्वलिटी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, जेंडर से हो, सबको इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये है इंडिया की खासियत। और जो है इसके पीछे जो है डाइवर्सिटी के बहुत सारे रीजन्स हैं इंडिया में, ठीक है। रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे पहला है रेशियल ग्रुप्स। इंडिया में बहुत सारी जो मेन रेसेस है ना पूरी दुनिया की, वो इंडिया में आप लोगों को दिखने को मिल जाती है, जैसे कि निग्रीटो, ठीक है, मेंगोलॉइड, और जो मेडिटेरियन, नोर्डिक, ठीक है। ये अलग अलग जो है ये रेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में मिलने वाली, जो भारत में, क्योंकि इंडिया का जो है इतिहास ही ऐसा रहा है कि यहाँ इंडिया का जो एक विशेषता है, जो भी यहाँ पर आया इंडिया ने उसको अपने अंदर समा लिया और एक नई तरीके की जो है कल्चर उभर करके सामने आता है, ठीक है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग यहाँ पर आक्रमणकारी आए और आ करके यहीं पर रह गए या अपनी छाप छोड़ करके चले गए, ठीक है ना। और इसमें हम अलग अलग रेसेस भी देखते हैं, ठीक है। अलग अलग रेसेस में देखिए कि आप हमारे यहाँ पे आर्यन रेस के भी लोग मिल जाएंगे, और मेंगोलाइट जो कि आप लोगों को नॉर्थ इंडिया के जो लोग दिखते हैं, जो ज्यादातर उनको हम मंगोलियन पीपल से उनके जो है वो रेस जो है मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है। डाइवर्स रिलीजन्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया ने खुद ही जो है 3-4 ऐसे धर्म हैं जो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया और जैनिज्म, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। इंडिया में जो है पारसी लोग भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी जितने भी धर्म है, आपको सब के सब धर्म जो है इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। और धर्म जो है मनुष्य के जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और उसी से ही, और जो रिलीजन है वो कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों की, और ये सारी चीजें किस पे, लोगों की आइडियोलॉजी पे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया में जैसा कि हमने बताया ना कि इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में, 4 कोस पे यहाँ पे वाणी बदल जाती है, और इतना ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के। इवन यहाँ पे इंडिया में तो लिंग्विस्टिक बेस्ड पर जो है स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ऐसा ही स्टेट 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, जो कि लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था कि एक लैंग्वेज के लोगों को, बोलने वाले लोगों को एक स्टेट के अंदर रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू मैनी लैंग्वेजेस फैमिलीज, वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स इन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय 78.05% ऑफ इंडियंस
and then the Dravidian languages which are spoken by 19.64% of Indians. Dravidian languages जो है हमारी वो कहाँ पे बोली जाती हैं, साउथ इंडिया की तरफ में बोली जाती हैं, ठीक है। और जो ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं ये हमारी कहाँ, नॉर्थ इंडिया की तरफ बोली जाती हैं। Apart from that, the Austroasiatic, Sino-Tibetan, Thai, Kadai, and a few other minor language families and isolates are spoken in India. इसके साथ साथ जो है अदर भी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो भी इंडिया में बोली जाती हैं। इसके अलावा एक और जो रीजन है इंडिया में डाइवर्सिटी का वो है कास्ट और जाति डाइवर्सिटी। इंडिया में जो है जैसा कि हमें सबको पता ही है, जो हमारे यहाँ पर 4 वर्णों में डिवाइड है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज हैं। फिर उसके बाद भी जो है कास्ट के अंदर, इन वर्णों के अंदर में भी अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग जाति हैं, ठीक है। और ये सारी जातियां जो है अलग अलग इनकी काम है, उनके अलग अलग उनके फिर उसी के हिसाब से उनका जो है रहन सहन भी है, ठीक है। आप जिस हिसाब से काम करोगे, वही आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है डिफाइन करेंगे और उसी के हिसाब से आपका रहन सहन होगा। तो कास्ट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बट इट्स शेप एंड फ्लेवर हैव बीन शेप्ड ड्यूरिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ टाइम। Religiously, India is dominated by Hindus. Mainly, Hindus are divided into 4 Varna system, mainly popularized by the Britishers in their first caste census in 1872. And these 4 Varnas, for example, are Brahmins, Kshatriya, Vaishyas, and Shudras, and Dalit untouchables are further divided into many castes or jatis. Jati system has a specific purpose to play in society. For example, to practice traditional occupation. तो जो जाति क्या होती थी, जो ट्रेडिशनली जो लोग, जैसे जो सोने का काम करता था वो सुनार हो गया, जो लोहे का काम करता था वो लुहार हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल उनके ऑक्यूपेशंस थे उनके हिसाब से जातियां फॉर्म हो गई। In recent times, with the rise in education and empowerment, the jati system has become flexible. The intercaste marriages and interdining have created a perspective of change. लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जाति सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो गया है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज से क्या हो रहा है कि वो जाति जो मिक्सअप वाला चीज आ गई है और ये जो जाति सिस्टम है वो ब्रेक हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। फिर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में जो है बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री विद अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फॉर इंस्टेंस, यंगेस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयस, ओल्डेस्ट माउंटेन्स द अरावली रेंज, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, हॉट डेजर्ट थार, perennial and non-perennial river system, long coasts, different types of forest and vegetation and fertile plains. इंडिया में जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय भी है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, अरावली रेंज है। आपको पता है दिल्ली भी जो है दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब अरावली रेंज में आते हैं। कोल्ड डेजर्ट, जहां पे जो है जम के ठंड पड़ती है, लद्दाख। हॉट डेजर्ट, जहां पे इतना ज्यादा गर्मी है, थार डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम है यहाँ पर। पेरिनियल मतलब बरसाती रिवर और वो जो ग्लेशियर से पिघलने वाली रिवर्स, दोनों तरीके की रिवर्स हमारे यहाँ पे हैं। लॉन्ग कोस्ट, यानी कि इंडिया जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, और ये सारी चीजें जो है जैसा वहां जो जहां का जैसा एनवायरमेंट है वही जो है वहां कर जैसे जहां के फिजिकल फीचर्स हैं उसी हिसाब के हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, वेजिटेशंस हैं और फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है ना। जैसा टाइप का एनवायरमेंट होगा उसी टाइप का वेजिटेशन होगा, उसी टाइप का जो है अलग अलग प्रजातियां हमें मिलेंगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, इकोसिस्टम्स होंगे, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में भरपूर मात्रा में है। हमें यहाँ पे सभी तरह के वेदर्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। आप वेस्ट में जाइएगा, जहां बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ बर्फ ही पड़ती है, वहां पे बारिश होती ही नहीं है, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बारिश ही नहीं होती। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां गर्मी आती ही नहीं है, पूरा टाइम वहां पे ठंड ही पड़ती है, ठीक है। और ये सारी चीजों से क्या होता है, अगर एनवायरमेंट चेंज नहीं होगा, अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो उसी हिसाब से फिर पेड़ पौधे, फल फूल,
ये सारी चीजें एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। सीजन्स बदलते रहते हैं तो हमारे यहाँ पे क्रॉप सिस्टम भी चेंज होता रहता है इंडिया में, ठीक है। फिर है कल्चरल डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ द aforementioned regions, India exhibits regional variations in its cultural pattern. The culture in plains is totally different from the culture in the hilly regions. और कल्चर का तो मैंने आप लोगों को बताया, ज्योग्राफी के हिसाब से ही ज्योग्राफी के हिसाब से ही एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से ही लोगों का रहन सहन होता है, खान पान होता है, और रहन सहन खान पान बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, कल्चर में। और क्योंकि लोगों का रहन सहन खान पान सब चीजें अलग हैं, तो अलग अलग तरीके का कल्चर है इंडिया में, ठीक है। लैंग्वेज भी पार्ट होता है कल्चर का, और हमारा जो है रिलीजन भी पार्ट होता है कल्चर का। और इंडिया में ये सारी चीजें डाइवर्स होने की वजह से, और इंडिया का जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग होने की वजह से, यहाँ पे बहुत तरीके का कल्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सबका जो है कल्चर अलग अलग है, जैसे कि जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। फिर जो थार और जो जो राजस्थान में रहने वाले लोग होते हैं, गर्मी में रहने वाले लोग, उनका कल्चर अलग है। जो लद्दाख में रहते हैं उनका कल्चर अलग है। जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उनका कल्चर अलग है, क्योंकि उनका रहन सहन अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज, और डिफरेंट जो है वेजिटेशंस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से भी इंडिया यूनाइट है, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा यूनिटी का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बात को बहुत डिटेल से लिखा गया है, और इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसमें कैसे इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही ज्यादा जो है बारीकी से सारे के सारे जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को जो है पर विशेष ध्यान दिया गया है, और किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी को मानने से इनकार किया है, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, सब इक्वल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबके राइट्स को स्पेसिफिकली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है अपने सिटीजन्स को, बिना किसी क्लास, कास्ट, जेंडर, एज, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है ना, कि इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन यूनिटी का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है इंटर स्टेट मोबिलिटी, freedom to move throughout the country under article 19(1)(d) by the constitution promotes a sense of unity and freedom to its fellow citizens। भारत में इतने ज्यादा स्टेट्स होने की वजह से, 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है, और इतनी सारी यूनियन टेरिटरी होने की वजह से फिर भी इंडियन सिटीजन कहीं पर भी फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है। हर किसी को किसी भी स्टेट में रहने का, वहां पे बस जाने का, वहां पे व्यवसाय करने का अधिकार दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकुलरिज्म, इंडियन इंडियन जो स्टेट है, इंडियन का स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लोगों, इंडिया में रहने वाले लोगों पे छोड़ा है कि आप किस धर्म को फॉलो करने वाले हो। इसका मतलब ये है कि भारत जो है किसी भी धर्म को जो है विशेष मान्यता नहीं देगा, उसके लिए सबके सब धर्म जो है समान है, वो सभी के धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। वो किसी एक धर्म को जो है स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देता है कि मैं जो है भारत के राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। जिस भी
व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले जो धर्म को फॉलो करना है वो उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। और इंडिया में जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी देता है कि सभी के सभी लोग अपनी मर्जी से रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और कोई भी किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देयर इज नो स्टेट रिलीजन, जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि इंडिया के लिए जो है सभी रिलीजन्स इक्वल प्रेफरेंस रखते हैं, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने आप को जो है स्पेसिफिक धर्म को बोल देते हैं, जैसे पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है, जैसे नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है, लेकिन इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। इकोनॉमिक incorporation, the trade and commerce within India are safe because the constitution provides stability, same rule and regulations to everyone। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक इनकॉर्पोरेशन, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक उसके लिए भी जो है सब पर समान रूल्स फॉलो करते हैं, सब लोग, सबके लिए एक समान के रूल्स हैं। एडिशन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स is applicable to India which is more uniform against its diversity। और जीएसटी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, वो सब के लिए एक तरीके का टैक्स देते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आप जो है अलग अलग टैक्स पे करते हैं। सरकार ने जो टैक्स जो है जिस चीज के लिए निर्धारित कर दिया, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, वो टैक्स जो है वही रहेगा, सेम रहेगा। वो टैक्स जो है वेरीज नहीं होता, वो बदलता नहीं है। अच्छा, फिर है फेस्टिवल्स। Indian festivals, irrespective of their religions, follow the lunar calendar. This is reflected in our festivity and celebrations. For example, every year 14th January across India is celebrated as Makar Sankranti in MP, UP, Bihar, Delhi, Chhattisgarh, Haryana, Uttarayan in Gujarat, Magh Bihu in Assam, Sisur Sankranti in Kashmir Valley, पोस संक्रांति इन वेस्ट बंगाल, लोहरी इन पंजाब, थाई पोंगल इन तमिलनाडु, सुग्गी होबा हाबा इन कर्नाटका एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो एक ही दिन फॉलो करते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं और उनको सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग है, लेकिन वो सेलिब्रेट जो है पूरी भारत में होते हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। There is a uniformity in the celebrating festivals. Even if there are major festivals by different religions, they are celebrated with great harmony in this country. इसके अलावा जो भी रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं, वो भी इंडिया के लोग आपस में बहुत ही प्यार से मिलजुल करके मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया, पूरे भारत में जो है होली का त्योहार भी मनाया जाता है, पूरी जो है भारत में जो है दिवाली भी मनाई जाती है, और जो है यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है कि लोग जो है आपस में जो है दिवाली की मिठाई भी खाते हैं और ईद की सेवइयां भी खाते हैं, और साथ ही साथ क्रिसमस का केक भी बहुत अच्छे से मिलजुल करके खाते हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके जो साथ में जो रहने वाले हैं, जो फेस्टिवल्स आता है, तो आप लोग सब सेलिब्रेट करते हो एक दूसरे के साथ। इंडियन ऑफिसेज में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्मों के जो फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो अपना जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करके मिठाइयां जो हैं वो एक्सचेंज करके खाते हैं। तो ये जो है भारत की बहुत ही बड़ी जो है हम बोल सकते हैं यूनिटी को दर्शाता है इंडियन फेस्टिवल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंडिया में यूनिटी का कारण है मानसून क्लाइमेट। द मानसून सीजन इज क्रूशियल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, way of life, flora and fauna, and popular festivals. India is united by its monsoon climate, which separates it from all other climate system and makes it unique. इंडिया का जो मानसून जो क्लाइमेट है ना, वो सबसे अलग है, और इसी की वजह से ही यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के फल फूल पौधे और जो है उसी के हिसाब से जीव जंतु भी बहुत अलग मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेजेस एंड स्पोर्ट्स। India is a multilingual country with the majority of its citizens speaking Hindi, despite the fact that linguistic variations still exist. इंडिया में इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी लोग जो है इंग्लिश और हिंदी जो है
ज्यादातर इंडिया के जो पार्ट्स में जो है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग जो है बहुत बोलते हैं। और हिंदी लैंग्वेज को पॉपुलर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है किसने? सिनेमा ने। क्योंकि लोग शाहरुख खान और सलमान खान, अमिताभ बच्चन और इनकी फिल्में जो है पूरे इंडिया में देखी जाती हैं, चाहे वो साउथ में हो, और आजकल तो जो है साउथ की मूवीज भी जो है नॉर्थ इंडिया में और बाकी के पार्ट्स में देखी जाती हैं। तो सिनेमा ने बहुत बड़ा जो है लैंग्वेज के उसमें जो है इंडिया को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसको आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, इंडिया में क्रिकेट का इतना ज्यादा जुनून है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो इंडिया का, हर जगह पे क्रिकेट जो है देखा जाता है और जो है खेला जाता है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है खेले जाते हैं और जो इंडिया को यूनाइट करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बॉलीवुड का तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे ही दिया, हिंदी गाने और हिंदी मूवीज इतना ज्यादा फेमस है। और जो हमारा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये ऐसे ऐसे गेम है जो इंडिया को पूरा अच्छे से जो है यूनाइट करते हैं, ठीक है। तो ये आप के जो है आप रीजंस ऑफ इंडियन यूनिटी में आप सब डाल सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑन डाइवर्सिटी इन इंडियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब जो है समकालीन मुद्दे क्या हैं विभिन्नता को लेकर के, डाइवर्सिटी को लेकर इंडिया में और पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, चाहे वो इंडिया हो या ग्लोबल हो या वैश्विक स्तर पर हो, कि भाई इतने सारी डाइवर्सिटी है तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतने ज्यादा डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, ठीक है। तो जितने ज्यादा कल्चर है तो उनका सबका रहन सहन, खाना पीना, सब चीजें अलग है, लाइफस्टाइल सबका अलग है। तो पॉलिसीज तो किसके लिए बनाई जाती हैं? लोगों की लाइफ के लिए ही तो, लोगों को मैनेज करने के लिए, लोगों के जीवन को मैनेज करने के लिए ही तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Political representation is a very crucial argument in both the Indian and the international context. ठीक है। अब ऑलरेडी इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो आज के टाइम में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ईच एंड एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। ट्रेड की वजह से और लोगों का आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा जो है सोशली भी कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने जो ये गैप था, बाउंड्रीज था, इनको जो है हटा दिया है, ठीक है ना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आज हम जो है कहीं पर जाने के लिए जो है जहाज से जो है 1 या 2 दिन में हम अमेरिका भी पहुंच जाते हैं, 1 या 2 दिन में हम श्रीलंका श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है हम 1 या 2 दिन के समय में जहाज से पहुंच सकते हैं। और हम जो है अलग अलग वेज से जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं, एयरप्लेन से भी जा सकते हैं और समुंदर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डाइवर्सिटी है पूरा का पूरा जो है इंटरनेशनल लेवल पर और जो इंडियन लेवल पर, तो ये किस चीज को करती है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। Some believe that political parties and organizations thought to represent the various populations they work with more accurately, while others contend that representation ought to be determined by ability rather than by identity, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इस प्रकार से, और इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमने देख ही ली डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक जो डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो मुद्दा है, ठीक है, वो भी एक डाइवर्सिटी ही है कि कुछ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज जो है अभी डेवलपिंग है और कुछ कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अपने ध्यान से जो भी आएंगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। फिर जो है उसी हिसाब से हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। फिर यूनाइटेड नेशंस में जो डिबेट है P5 को लेकर, परमानेंट 5 को लेकर के, वो किस चीज को दर्शाती है? वो डिबेट वो इस चीज को दर्शाती है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उस पे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी तो इस ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है ना। और आज के टाइम में चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो, सब इंटरडिपेंडेंट है। अब डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज ही मार्केट प्रोवाइड कर रही हैं, डेवलप कंट्रीज ही जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से रॉ मटेरियल ले रही हैं वो अपनी फैक्ट्रीज के लिए, और उस फैक्ट्रीज का माल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बेच रही हैं।
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो भी डिपेंडेंट है डेवलपिंग कंट्रीज पे और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे। तो ठीक है, फिर उनके जो इंटरेस्ट के बीच में जो है उसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिबेट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर, जो कंसर्न्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के, ठीक है। फिर हम देखते हैं एफर्मेटिव एक्शन फॉर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी। द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन इंडिया एंड द एल्सवेयर इज टेक affirmative actions which aims to eradicate historical prejudice against marginalized groups like Dalits and Adivasis. It has its own pros and cons. For some, it is about guaranteeing equality and representation for underprivileged groups and communities, and for dominant groups, it is discriminatory and not based on the merits of the individual but rather upholds the reservation based system. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ा डिबेट है। एफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं कि सरकार जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज है उनको कुछ रियायत दे देती है, कुछ उनको स्पेशल फैसिलिटीज दे देती है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन गलत है, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन मेरिट पे नहीं है। इंडिया में जो है आज के टाइम पे भी कास्ट के बेस पर जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी लोग फेस करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उनके साथ मिलाने के लिए सरकार ने एफर्मेटिव एक्शंस दिए हैं और रिजर्वेशन दिया है, ताकि जो सैकड़ों सालों से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आ रहा था, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, फॉर एग्जांपल दलित, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, तो अब उनको जो है रिजर्वेशन देकर के पढ़ने के लिए उनको स्पेशल कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये गलत नहीं है, ठीक है। उनको इतने सालों से दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उनको पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो ऑब्वियसली उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनको कभी पढ़ने की आजादी नहीं थी। तो जब वो पढ़ ही नहीं सकते थे, एजुकेट ही नहीं थे, तो जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उनका, ऑब्वियसली उनका वो सबसे नीचे है। तो उनके इन सारी चीजों को उन सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है एफर्मेटिव एक्शंस लेकर के आती है, ठीक है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन। There is a trend globally to follow developed countries' ideologies, lifestyles, and food habits without appreciating or recognizing their value. For instance, Chinese food means fast food, which is junk and popular, and McDonald's is known for its burgers and equally popular across the globe. Cultural interchange is a crucial component of human connection in the era of globalization. It is an age-old phenomenon, while for others, cultural appropriation is kind of exploitation and erasure of the marginalized cultures. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि खान पान भी जो कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और आजकल जो है इंडिया में भी जो है जो खान पान जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये हर कंट्री में चेंज हो रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे चाइनीज फूड आजकल इतना ज्यादा होता है, मोमोज इतना ज्यादा लोग खाते हैं, चाउमीन इतना ज्यादा खाते हैं चाइनीज फूड, और मैकडोनल्ड्स में बर्गर्स वगैरह, और जो आप देखिए पिज्जा जो कि इटली से है, ठीक है। ये सारी चीजें, बर्गर जो है आपका अमेरिका से आप बोल सकते हो मैकडोनल्ड, ठीक है। ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और फूड जो है, फूड हैबिट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, और फूड हैबिट्स आर चेंजिंग, इट मीन्स कल्चर इज चेंजिंग, और उसके साथ साथ जो है लाइफस्टाइल चेंजिंग, ठीक है। लाइफस्टाइल के साथ साथ लैंग्वेज भी किस प्रकार से जो है, हम एक ग्लोबल लैंग्वेज की आज के टाइम में हम बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है, और किस प्रकार से, एंड लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, जो लोकल लैंग्वेज थी, उसको तो बोलना ही बंद कर दिया। आज के टाइम में देखिए कि बहुत सारे बच्चों को तो हिंदी में बोलना भी नहीं आता, हिंदी में आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, छोटे बच्चे, उनको हिंदी में गिनतियां ही नहीं आती हैं, या मैं सिर्फ हिंदी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, या फिर जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आती ही नहीं है। पहले क्या होता था, जो बच्चे जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, ठीक है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कल्चर जो है किस प्रकार से चेंज हो रहा है, लोगों का जो है लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो रही है,
साथ ही साथ जो है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट और इन सब की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे देख करके यहाँ से आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है। बहुत सारी, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये खराब है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, इसमें अच्छा भी है और बुराई भी है, ठीक है? तो अच्छाई हमें जो है हर कल्चर से अच्छाई उसमें से निकालनी चाहिए और जो बुरी चीजें हैं उनको नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो चाइनीज फूड होता है ना, जो एक्चुअल का जो चाइनीज फूड होता है ना, उसमें वो इंडिया वाले खा भी नहीं सकते। वो बहुत उबला हुआ होता है, बहुत ही जो है न्यूट्रिशियस फूड होता है, ठीक है? और हमारे यहाँ पर हम क्या खा रहे हैं, वो तला भुना और वो सारी चीजें। मतलब इंडिया वाले जो है बाहर का जो खाना होता है ना, उसको उसके रूप को तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा जो है फूड कल्चर अलग है, बाकी की कंट्रीज का अलग है। और और ये जो फूड कल्चर जो होता है ना, फूड हैबिट्स जो होती हैं, वो जगह के हिसाब से होती है। उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उनके रिसोर्सेज वहाँ पे वैसे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ से वैसा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज अलग है, तो हम अलग तरीके का खाना खाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो अलग तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं और उसी हिसाब से उनकी फूड हैबिट्स होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो सी फूड ज्यादा खाते हैं, जो रिवर के आसपास वाले रहने वाले लोग हैं वो फिश ज्यादा खाते हैं, ठीक है? और जो प्लेन्स में रहते हैं वहां पे भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भरमार होती है, तो वो लोग अपना वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं वो लोग। क्यों? वहाँ पे सब्जियों वब्जियों की किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है खेती की, तो वो वैसा वाला फूड ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना? तो ये भी बहुत बड़ा जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बहुत जो कल्चर से रिलेटेड जो है वो बहुत ही बड़ा एक डाइवर्सिटी तो है ही है, और ये बहुत बड़ा इशू भी है कि सब लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपने अपने कल्चर कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, और कल्चर को प्रिजर्व करना अब आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। डाइवर्सिटी इन द workplace. The mobility and freedom to move anywhere brings diverse groups of people to bigger cities. It brings another important aspect of diversity to workplace. Progressive theories believe that diversity is necessary for creativity and progress, and that business should actively promote the diversity in their hiring and promotion procedures. On the other hand, locals or others think that hiring the most qualified applicants should take preference above diversity. अच्छा, अब डाइवर्सिटी क्या हो गई दोनों लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी। अगर हम देखें तो इंडिया में जो है जैसा कि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम कहीं पर भी जाकर के किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ आजकल जो है लोग जो है फॉरेन में भी जा रहे हैं, ठीक है? और जो भी इंसान जहां से भी मूव करता है तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर के जाता है, चाहे वो इंडिया के किसी पार्ट से किसी पार्ट में प्लेस करे, मूव करे, या इंडिया से बाहर अब्रोड में करे, या बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति इंडिया में आए तो साथ में वो अपना कल्चर लेकर के ही आते हैं, ठीक है ना? तो डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस इज ऑल्सो अ बिग इशू, बिग डिबेट। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बहुत बड़ा जो है डिबेट है, ठीक है? Immigration and nationalism. Immigration and nationalism are intense topics in several nations, including India and the United States. Immigration is essential for a variety of reasons, including economic development, but it endangers national security and weakens national identity too. अब क्या होता है ना, इमिग्रेशन क्या होता है कि एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में जो मूव करते हैं, अब ये सही तो है, लेकिन थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जहां पे पॉपुलेशन कम है और एक कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, और इस अगर कंट्रीज दूसरी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में आने देंगे तो जो वहां के इंडिजिनियस पीपल हैं उनके इंटरेस्ट के लिए वो खतरा बन जाते हैं, ठीक है? उनकी बहुत जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं उनके राइट्स का जो है, क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में बाहर के लोग आ गए तो वो जो वहां की इंडिजिनियस पीपल हैं वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, और माइनॉरिटी में वो आ गए तो फिर मेजोरिटी डेमोक्रेसी क्या है, और स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? मेजोरिटी रूल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए इंडिया के ज्यादा लोगों को वहां पर परमिशन दे दे रहने की, तो सारे के सारे इंडियंस वहीं पर चले जाएंगे, और जो यूएसए के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उन लोगों के राइट्स खतरे में आ जाएंगे। और वहां पे जो क्या है, वहां पे क्या होता है, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वहां के फिर उनको ग्रीन कार्ड
अगर उनको मिल जाए, वहां की वो सिटीजनशिप लेंगे, सिटीजनशिप ले ली तो उनको क्या है, पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे, पॉलिटिकल राइट्स मिले तो उनको क्या है, वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर डेमोक्रेसी जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, वो है मेजोरिटी रूल। ठीक है, और इस हिसाब से जो वहां के इंडिजिनियस लोग थे उनके अधिकार खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो इमिग्रेशन और जो नेशनलिज्म है, तो और वहां का जो फिर जो लोग थे, वहां के एक्चुअली लोग थे, उनका जो भावनाएं थी, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनको वो मिले, उनके इंटरेस्ट का हनन होगा। So diversity is really a complicated and multi-dimensional concept. Different challenges arise with when inclusivity and equity in varied cultures apply in a region। तो डाइवर्सिटी एक जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुत सारे बहुआयामी कंसेप्ट है, बहुआयामी मुद्दा है ये, और इसमें बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस हैं जो कि जो बहुत सारे कल्चर्स में और बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग तरीके से इसको हम देखने को मिलता है। Despite so many challenges raised by diversity, our constitutional structure has given us a strong foundation to survive in odds। फिर भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क ऐसा है कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है और सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है। द रोल प्लेड बाय सोशियो कल्चरल ethos in sustaining in and developing Indian society is remarkable। The problem does not lie in diversity but in the handling of diversity in society। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डाइवर्सिटी को हैंडल कैसे करना है ना सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल करना आना चाहिए कि इस डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस करना है, एड्रेस करना आना चाहिए। India represents a unique mosaic of multicultural scenarios within this cultural diversity. These differences may look like a lot for any foreigner, and over the period, we have developed a composite way of living in this diversity। तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन हमने फिर भी इसको इससे डील करने के जो है तरीके निकाल लिए हैं, और ऑब्वियसली हमने हाँ इतने साल जो इतने ज्यादा टाइम हो गया है, इंडिया जो है एक सोवरन कंट्री है आफ्टर 1947। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पर यूनिटी जो है आज भी इंडिया में उतनी ही मात्रा में है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लोग उतने ही यहाँ पर जुड़े हुए भी यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इसी यूनिट में रिप्रेजेंटेशन। So democracy and representation are closely intertwined because representatives are chosen by the people। Obviously अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, या ज्यादातर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितनी भी कंट्रीज ने फ्रीडम, जो जितनी भी कंट्रीज ने फ्रीडम जिसको मिली, उन्होंने सबने अपने यहाँ डेमोक्रेसी अपनाई, और उसमें से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है कि किस प्रकार से लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है चुनते हैं। So in democracy, representation refers to how the needs and opinions of the people are expressed and promoted during legislative and executive debates। तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ द नीड्स एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल आर एक्सप्रेस्ड, कि लोगों की जरूरतें और उनके जो ओपिनियंस है उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और उनको कैसे प्रमोट किया जाता है ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिक, और जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिक, जो कार्यपालिका की और जो विधायिका की जो डिबेट्स होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन से कानून बनने चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कैसे कानून, जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर मीन्स कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब उनको इंप्लीमेंट करना। ठीक है ना। Citizens choose representatives in representational democracy who act and make decisions on their behalf। Democracy depends on representatives who share the same ideals and principles to act on behalf of the people, and therefore in bigger countries like India, not all citizens can participate directly in every decision that has an impact on their life। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और इतना ज्यादा
इंडिया तो जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो उनको वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सुटेबल हो उनके लिए, कि उनके इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कितनी तरीके के जो है रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इलेक्शंस आर फ्रीक्वेंटली हेल्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव democracies based on universal adult franchise free from caste, gender or religious discrimination। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो मेन फीचर होता है इलेक्शंस। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो जो है फ्री होते हैं, बिना किसी हर किसी को जो है वोट डालने का अधिकार होता है, जो पर्टिकुलर अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। These electorate which selects its representative based on different systems of representation। और ये जो इलेक्टोरेट सिस्टम्स हैं, ये अलग अलग इलेक्टोरेट सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो आता है वो है ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। Under this category, the nation is divided into geographical regions referred to as constituencies। जो geographical representation में क्या आता है, जो हमने फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही जो है अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड है। ठीक है, राज्यों में भी फिर जो है जो राज्य हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विधान पालिकाओं विधानसभाओं में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये विधानसभाएं किस हिसाब से डिवाइडेड है, ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स चूज देयर एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग जो हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं। ठीक है, द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस सिस्टम इज दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। However, the population is split up into different groups and interests, so it is essential to introduce functional representation. There are numerous nations, including the United States, where this is the most typical type of representation system. ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है एक जो अलग सिस्टम होता है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसको जो है बेसिकली ज्यादा अपनाया जाता है। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एक है proportional representation। In this system, the representation is in proportion to the number of votes they receive at an elections। तो proportional representation में क्या होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके आधार पर होता है, नंबर ऑफ वोट्स दे रिसीव इन एन इलेक्शंस। ठीक है ना, उनको कितने वोट्स मिले हैं उसके हिसाब से जो है उनके प्रोपोर्शनल यानी कि उनके हिसाब से ही उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एज ए रिजल्ट अ वाइडर वेराइटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड बिलीफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन गवर्नेंस। ठीक है ना, इससे फिर क्या होता है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स वाले अलग अलग बिलीफ्स को मानने वाले लोगों को जो है जितने वोट मिलते हैं, फिर वो उनको गवर्निंग सिस्टम में उनको गवर्नेंस करने के लिए उनको राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। In this system, voters from various professions and functions need to be able to choose their representatives on an equal footing। For example, people in the industrial sector should vote on industrial policy, and those in the agricultural sector should vote on agriculture policy, and so on। तो फंक्शनल का मतलब हो गया कि फंक्शंस के हिसाब से लोगों को वोट करने का अधिकार मिले। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बननी है तो जितने भी किसान हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, और जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है तो उनको इंडस्ट्री के से रिलेटेड पॉलिसी पे कानून वोट डालने का अधिकार मिले। ठीक है, इन दिस सिस्टम आर स्पेसिफिक टेरिटरीज एमपी आर अनेबल टू एडुकेट रिप्रेजेंट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। Therefore, individuals should elect representatives for decision making organizations based on their professional qualifications and unique economic interest। This kind has many been employed in totalitarian systems। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। इन दिस रिप्रेजेंटेशन पीपल फ्रॉम हिस्टोरिकली अंडर
represented and marginalized groups in a variety of settings, including the media, the workforce, education, and politics, are given special representation in the government. तो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे, जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस है और बहुत सारे मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स हैं, और उनको भी वो भी जो है पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, उसका ध्यान रखा गया है और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज एलोकेटेड सीट्स इन द नेशनल लिंग्विस्ट legislature for people from underprivileged groups like minority groups of any race or ethnicity, women, LGBTQ plus persons, people with disabilities and other oppressed persons. तो हमारे यहाँ पे जो विमेन्स के लिए और इन सब के लिए जो है सीटें रिजर्व कर दी जाती है, जो रिजर्वेशन है, ठीक है ना, वो किसके अंदर आता है? माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के अंदर. दिस इज वन ऑफ द सिस्टम विच कैन सपोर्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन डेमोक्रेसी वाइल एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रिजुडाइस. तो ये इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी में, उसको भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है. अब है जेंडर रिप्रेजेंटेशन. जेंडर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब्स हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स आर प्रेजेंट एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, द मीडिया, एजुकेशन एंड वर्कफोर्स. अब जेंडर उसमें क्या आ जाएगा जेंडर रिप्रेजेंटेशन में, कि किस प्रकार से, जैसा कि हमारे यहाँ पर क्या है, आज तक क्या होता आ रहा है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सब मेल लेते हैं, फीमेल का जो है उसमें कोई भी नहीं. आप रेशियो देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में कितनी विमेन है और कितने मेल हैं, लेकिन और वैसे रेशियो इंडियन पॉपुलेशन की रेशियो देखिए, कितनी विमेन है और कितने मैन है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है. या आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिले, अगर 60%, अगर यहाँ पर 55% मेल है तो 45% फीमेल है. लेकिन डिसीजन मेकिंग में जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें जो है आप देखिए कि कम से कम 80% मेल है और 20% विमेन होंगी मुश्किल से, ठीक है. और उसमें से आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए आप जो है पॉलिसीज बना रहे हो, लेकिन उनका उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं वहां पर, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें जो है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कहीं पर भी, किसी भी गवर्निंग सिस्टम में, कि जो जहां पर जो जितना जेंडर की जितनी रेशियो है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी उनकी भी होनी चाहिए. Women have encountered major challenges to access and involvement because historically many of these fields have been dominated by men. जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमेशा से मेन ही जो है डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं. विमेन्स का जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही कम हिस्सा होता है. In this system, people of all genders have equitable access to opportunities, resources, and decision making process. It is equally important to support in addressing contemporary issues of gender equality, inequality, and like the pay gap between men and women, gender-based violence, and other types of prejudices in society. इससे क्या होता है ना, सिस्टम में जो है बहुत सारी जेंडर इनइक्वालिटीज हैं. जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे वाला. अब भाई चाहे आदमी हो या मैन हो, काम तो वो समान कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अलग अलग पेमेंट क्यों मिलती है, ठीक है. तो इक्वल पे और इक्वल वर्क का जो गैप है उसको भी दूर करना है. और ये कब कैसे दूर होगा? जब जेंडर रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना. और जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म होगी किस प्रकार से? जब वहां पर विमेन्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब उनकी हिस्सेदारी होगी तब. हिस्टोरिकली लो representation of women in politics is almost universal and various nations have taken steps to improve this situation. Even there are quotas for women in parliament and other elected bodies in various nations. और हिस्टोरिकली इतिहास में ही हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत ही कम है. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी. और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको दूर करने के लिए जो है बहुत अलग अलग स्टेप्स भी अपनाए हैं. और इंडिया में भी जो है विमेन्स को जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है. जो पंचायत सिस्टम्स हैं वहां पर तो विमेन रिप्रेजेंटेशन को जो है 33% रिजर्वेशन भी दिया गया है. और इंडिया के पार्लियामेंट में भी जो है विमेन्स के लिए रिजर्वेशन की जो है बात हो रही है, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स. स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स आर different from minorities and gender.
These group includes labor unions, business associations, and environmental organizations that may have representatives who speak out on their behalf in the government. The voices of many groups can be heard more effectively with this kind of representation. Representation of interest groups जो हैं वो minorities group से और gender group से अलग होता है. इंटरेस्ट ग्रुप्स में आपके अलग अलग टाइप्स की यूनियंस आ जाती हैं, जैसे आपकी लेबर यूनियन आ गई, जैसे आपकी किसान यूनियन आ गई, आपकी बिजनेस एसोसिएशंस हो गई, और आपके एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, जो पर्टिकुलर इशू को लेकर के पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. किसान यूनियन किसानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेबर यूनियन जो लेबर होते हैं उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और बिजनेस एसोसिएशंस गवर्नमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग बनाने में कि बिजनेस से संबंधित कौन सी पॉलिसीज बनानी है, उनसे संबंधित कंसर्न्स को देखते हैं. ठीक है. तो जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स के आधार पर भी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है. Virtual representation. In political theory, when the elected officials and representatives act on behalf of the organizations or people who did not directly elect them or give them specific instructions, is known as virtual representation. तो virtual representation क्या होता है? In political theory, when the elected officials and representatives act on behalf of organizations or people who did not directly elect them और गिव देम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि लोगों ने उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो किसी ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो एक्ट करते हैं बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उस ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर और उन लोगों के बिहाफ पर जिन्हें उन्हें डायरेक्टली नहीं इलेक्ट किया होता है. ठीक है. whether they were not chosen by or answerable to specific group, representatives have a duty to act in interest of all the people they serve. The concept was first developed in 18th century in the context of British colonial rule over the American colonies. Although it has drawn criticism for being undemocratic and failing to represent the concerns of minorities or groups who are marginalized, it relies on the notion that elected representatives should represent the interest of the entire nation or community. ठीक है. तो virtual representation is also a type of representation. अब है इलेक्टोरल सिस्टम इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कौन कौन से इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं. इलेक्टोरल सिस्टम मतलब जिसके आधार पर लोगों को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. ठीक है. इलेक्टोरल सिस्टम्स इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो जैसा कि मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल सिस्टम्स अपनाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट की सब यूनिट में. थ्रू द इलेक्टोरल सिस्टम सिटीजन्स चूज रिप्रेजेंटेटिव्स टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो इलेक्टोरल सिस्टम्स के द्वारा जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. Depending on the nation that the kind of representative democracy in question, many electoral election systems may be used. तो बहुत सारे जो इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं. द बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वन दैट enables all eligible votes to cast equally weighted ballots. तो सबसे बढ़िया जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिस्टम माना जाता है उसमें क्या होता है कि जितने भी एलिजिबल वोट्स होते हैं जो कास्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उनका इक्वल वेट होना चाहिए अलग अलग जो बेल्स होती हैं उनमें. ठीक है. ऑन गवर्निंग बॉडीज अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वुड ओकर एक्सीडेंटली रेदर देन अ पर्पज. तो ज्यादातर जो भी गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, गवर्निंग बॉडीज होती हैं, उनमें ज्यादातर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है इलेक्टोरल सिस्टम्स को अपनाया जाता है. Elections are a key component of democracy because they help connect public preferences with the actions of decision makers. ठीक है. इलेक्शंस के थ्रू ही जो है पब्लिक जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. ठीक है. नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली लिंकिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ सिटीजन्स टू द बिहेवियर ऑफ पॉलिसी मेकर्स.
यानी कि जो नॉर्मेटिव थ्योरीज है उनका ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल लिंकिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ सिटीजन्स टू द बिहेवियर ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो किस किस से जुड़ा हुआ होता है, सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाली पार्टी को ही चुनते हैं और वो उसी आइडियोलॉजी को साथ में लेकर के चलती है और उसी से रिलेटेड जो है डिसीजंस लेती है। ठीक है, लाइक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटली contested and different normative perspectives have different ideas about what it means and what it entails. Representative democracies are founded on the following principles. तो जो representative democracy होती हैं वो इस किस पर बेस्ड होती हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद यूनिवर्सल सरफेस वर कंडक्टेड एंड एनोनिमस वोटिंग। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो उसमें रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो 5 साल में इलेक्शन होंगे ही होंगे, ठीक है। और किस पे बेस्ड होते हैं वो, यूनिवर्सल फर्स्ट सर्विस पे, यानी कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज विच प्रोवाइड्स वोटर्स विद ऑप्शंस, ठीक है। और एक क्या इसका फीचर होता है, क्या प्रिंसिपल होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी से को लेकर के फॉर्म की गई होती हैं और उसी के हिसाब से फिर वोटर्स को चॉइस मिल जाती है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं। The presence of election laws that are governed by a separate judiciary, और इसका साथ साथ एक और प्रिंसिपल होता है कि इलेक्शंस को कैसे करवाना है उसके लिए, यानी कि इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करना है उसके लिए भी एक सेपरेट बॉडी होती है और वो जो है इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड स्पीच, साथ ही साथ लोगों को एसोसिएशंस बनाने का, यानी कि पार्टी वगैरह बनाने का, एसोसिएशन बनाने का और स्पीच देने का, अपने आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का भी क्या होता है, उनको फ्रीडम होती है, आजादी होती है। हैविंग द राइट टू रन फॉर ऑफिस फ्रीली, और जो है इसके अपने सारे सभी कामकाज के लिए जो है अलग अलग ऑफिस होते हैं और लोगों को इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फ्री होते हैं वो किसी भी ऑफिस में अपने काम से संबंधित जाने के लिए। वोट्स कास्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव चूजन इन रीजनेबल रिलेशनशिप विद वन अनदर, वोट्स जो हैं जो दी जाती हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं वो रीजनेबल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेस टू रिलायबल अनबायस्ड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, और लोगों के पास जो है बिना किसी भेदभाव के जो है अनबायस्ड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है सभी की सभी जानकारी जो है वो सबके लिए अवेलेबल होती है, अनबायस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम दी जाए, किसी को ज्यादा दी जाए, या किसी को दी जाए किसी को नहीं दी जाए, ठीक है। The election provision in democracy is to lend legitimacy to the authority of the government. तो जो इलेक्शन है ना वही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अथॉरिटी को लेजिटिमेट बनाता है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेटिव को अथॉरिटी किससे मिलती है, लोगों से मिलती है। लोग उनको इलेक्ट करते हैं, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तभी तो उनको अथॉरिटी मिली कानून बनाने की, ठीक है ना। तो लेजिटिमेटी कैसे मिलती है उनको, गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं। इलेक्शंस उनको लेजिटिमेट बनाते हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। When the voters have real alternatives before the election, then only we can say it is genuine election. अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी कितना ज्यादा जरूरी होती है, जवाबदेहिता। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स untrust their representatives with the power to make decisions on their behalf. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए, उनके बिहाफ पर वो कानून बनाएंगे और वो सिटीजन्स जो है अपने गवर्नमेंट पे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन पे विश्वास करते हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट में ही कानून बनाएंगे। While this system allows for greater efficiency and more direct action in the policy making process, it also creates a separation between the representative and the electorate. This divide can lead to ineffective or unconstitutional governments if not managed properly. To counter this potential problem, institutional procedures must be established to ensure that representatives remain accountable to the people they serve. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुन लिए जनता ने,
पर आगे चल के वो रिप्रेजेंटेटिव पावर में आ गए, उनके पास अथॉरिटी आ गई और उनकी अथॉरिटी जो है लेजिटिमेट हो गई। अब वो ना बनाए तो जनता के हिसाब से कानून, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीड्योर्स है, कुछ नियम कायदे कानून है जिनके अनुसार ही उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कानून बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है, जो लिखे हुए हैं उनके हिसाब से ही गवर्नमेंट कानून बनाएगी, अपने हिसाब से नहीं बना सकती है वो। ठीक है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और एक फंडामेंटल राइट है कि लोग अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जो है कानून नहीं बना सकती है कि इंडिया को सिर्फ एक ही धर्म को जो है फॉलो किया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बनी रहती है उनके रिप्रेजेंटेटिव की, कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे हुए जो प्रोसीड्योर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीड्योर्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। दीज प्रोसीड्योर्स, ठीक है, दीज प्रोसीड्योर्स may include regular elections, term limits and measures to ensure transparency and public participation in decision making process। इन्हीं प्रोसीड्योर से ही, और यही प्रोसीड्योर होते हैं कि हर वहां पे एक प्रोसीड्योर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे। कोई गवर्नमेंट हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से कानून नहीं बनाएगी तो 5 साल बाद जनता उसको वोट ही नहीं देगी। ठीक है, तो उनके सारे की सारी चीजें जो हैं प्रोसीड्योर्स में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। Accountability is the key component of democracy and is essential for ensuring that those in position of authority are held to account for their decisions and actions। Accountability बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और ये बहुत इसेंशियल यानी कि बहुत जरूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग अथॉरिटी है, जिसके पास पावर आ गई है, वो लोग अकाउंटेबल रहें और ऐसे डिसीजंस और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, जो भी अकाउंट एक्शंस वो लेते हैं, वो अकाउंटेबल है उसके लिए। It is an acknowledgement that those in power should be answerable to the people they represent and they should be honest and open about the choices they make and the actions they take। तो जो जिनको भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो लोग अपनी जनता के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे और ऐसे ही कानून बनाएंगे जो जनता के हित में होंगे। Accountability is a way of keeping those in power honest and accountable and fostering trust between the people and those in power। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो पावर में रहे, जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पावर में आ गए हैं उनको ऑनेस्ट और अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए और लोगों के बीच में और पावर के बीच में रिलेशनशिप को क्या करती है, ट्रस्ट को कायम रखती है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी देयर आर मेनी वेज टू बी held accountable। Regular elections are used to hold elected officials accountable because they provide voters a chance to assess their performance and hold them responsible for their deeds। इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शंस एक ऐसा ही तरीका है डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखता है। कैसे, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे, अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल देंगे। ठीक है, वेरियस आउटसाइड tools such as audits and investigations help to guarantee that government agencies and public institutions are utilizing public resources effectively and responsibly by holding them accountable। और ऐसे ही जो है ऑडिटिंग होती है, जो और जो इन ऑडिट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि भाई जो फंड्स हैं वो एक्चुअली में गवर्नमेंट द्वारा सही जगह पे खर्च किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो भी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाते हैं। ठीक है, accountability also requires individuals in position of authority to be prepared to own up their errors and make amends। अकाउंटेबिलिटी से ही क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स जो अथॉरिटी में होते हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स करी होती हैं, जो एरर्स किए होते हैं, उनको दूर करने का और उनको सुधारने का भी मौका मिलता है। दिस कॉल्स फॉर द readiness to hear the public's comments and criticism and readiness to adapt in response to their concerns। Accountability has a significant role in preventing corruption and power abuse। तो accountability जो है बहुत ही important role play करती है करप्ट लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको करप्ट होने में और पावर का मिसयूज होने में। ठीक है, people in positions of authority are less likely to act
unethically or illegally when they are aware of they will be held responsible for their decisions. और जो लोग पोजीशंस में होते हैं अथॉरिटी में, वो लोगों को जो है हमेशा से ही वो लोग अनएथिकली कुछ नहीं कर सकते, इलीगली कुछ नहीं कर सकते, वो लोग अकाउंटेबल रहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पार लिए और अपने डिसीजंस के लिए. The functioning of healthy democracy depends on the promotion of trust and confidence in governmental institutions. So accountability is essential part of democracy. It not only encourages openness and prevents corruption but also helps to develop trust in government. रुक जा पा- अब हम देखते हैं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव. Representative democracy is based on the idea that having an individual with relative independence from the electorate is essential for the democratic process to function properly. The representative has the ability to act as a mediator between the general public and the government, helping to ensure that decisions are made in the best interest of the people. तो public accountability, political accountability and idea of डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो है बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये बहुत ही गहन उसमें रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अगर जो अथॉरिटी है वो अकाउंटेबल नहीं होगी तो जो इसेंस है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, वो जो आइडिया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, वो क्या है, वो खत्म हो जाता है. ठीक है. बेसिकली इसमें सारे वही पॉइंट्स आएंगे जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी में क्या, उसके दोनों के बीच में क्या लिंक है और उसमें वो क्या उसको जो इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं, क्या उनमें इश्यूज हैं. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आज के टाइम में हर एक देश जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उनसे संबंधित चीजों पर, उनसे संबंधित विषयों पर, सब्जेक्ट्स पे कानून बनाते हैं, इंटरनेशनल लॉज बनाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देयर इज an international organization called United Nations. And to deal with the trade issues, there is a World Trade Organization. To deal with the economic issues, international issues, there is a World Bank. To deal with international justice, there is an International Court of Justice. These are the some international organizations which deal with the international issues, which the issues which are related to each and every country, not a single country but different countries, many countries, all the countries of the world. These are the issues. For example, environmental issues. Environmental is not issues are not only concern of a one nation or one country, but it is concern for each and every nation in this world. For example, climate change is a international issue, global environmental issue. It is the concern for each and every country, not just for India, not only just for China, not only just for the developed countries, not only for the developing countries, not only for the underdeveloped countries, but it is the concern for each and every country. ठीक है. तो ग्लोबल, अभी तो ये सारी चीजें किस में आती हैं हमारा, कि किस कंट्री को ग्लोबल लेवल पे कितना ज्यादा, जो इन सब इश्यूज से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं, वहां पर किस कंट्री का कितना ज्यादा डोमिनेंस है, कितनी ज्यादा पावर है. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वहां पर जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की, वो कितना डेमोक्रेटिक है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब एनवायरमेंट इश्यूज की बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोलती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो है अपने यहाँ पर जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनानी चाहिए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो कंसर्न है, जो मुद्दा है, वो क्या बोलते हैं, क्यों भाई आप लोग तो डेवलप्ड हो चुके हो, अब जब हमारी बारी आई तो आप बोल रहे हो कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि आप गवर्नमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोलती हैं कि आप जो है अपने यहाँ पे CFC जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जो एसीज में से और जो रेफ्रिजरेटर में से निकलता है उसको आप कम कर दीजिए, उसको रिड्यूस कर दीजिए। अब ये बोलते हैं भाई आप लोगों के पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी कंट्री जो अभी हम डेवलप हो रहे हैं, हम कैसे रोक सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को इन सबको यूज करने के लिए? हम क्या प्रिमिटिव बने रहें? कंसर्न तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट का कंसर्न है भाई, वो सबके लिए खराब है। क्लाइमेट चेंज वो डेवलप्ड कंट्रीज को भी इफेक्ट करेगा और हमें भी करेगा। ठीक है ना? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आनी चाहिए जिससे कि ये सारे इश्यूज को रोका जा सके। तो चलिए अभी और देखते हैं कि इससे संबंधित और कौन कौन से इश्यूज हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी में क्या लिंक है उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया। ठीक है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन बिकेम मोर active after 1990 and in decades of 1990s. As a result, it raises many challenges for India in particular, but globally in general in the democratic setup. Some challenges are discussed as follows. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ग्लोबलाइजेशन इंडिया में 1990 में क्यों बोल रहे हैं आया, क्योंकि 1990 में इंडिया ने अपनी पॉलिसीज चेंज की, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज की इंडिया ने। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करने से इंडिया जो है जो प्राइवेटाइजेशन लेकर के आया। ठीक है। जिससे कि FDI आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, उनको यहाँ पर ट्रेड करने का परमिशन मिली। ठीक है। उनको अपनी यहाँ पे कंपनीज खोलने की परमिशन मिली। ठीक है। अब इससे क्या क्या चैलेंजेस हम इंडिया को फेस करना पड़ा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का। As our world becomes increasingly interconnected, it is becoming difficult for voters to hold their elected leaders accountable for decisions they make. अब क्या हो गया है, लीडर्स को हम लीडर्स चुनते हैं अपने देश के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए, लेकिन हर एक कंट्री जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो लीडर्स हैं वो पॉलिसी भी उनको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की, उस देश की जनता के लिए फायदेमंद हो, ना कि बाहर की कंट्रीज के लिए फायदेमंद हो। International organizations such as World Trade Organization and International Monetary Fund are examples of entities that have the ability to make decisions that can have a profound effect on the lives of citizens. Yet those people do not have the power to hold these organizations accountable for the decisions they make. This lack of accountability can serious implications for the future of democracy. अब भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे जो है डिसीजन मेकिंग जो होती है, हम फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है और इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो इंडिया को ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसमें दिया है, इंडिया ने उसको साइन किया हुआ है कि इंडिया जो है वो पॉलिसीज को अपनाएगा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसी बनाता है उस पर प्रभुत्व ज्यादा रहता है, डोमिनेंस रहता है डेवलप्ड कंट्रीज का। सेम ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पे ज्यादा डोमिनेंस रहता है किसका, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक में और IMF में उन लोगों की ज्यादा चलती है जो उसमें फंडिंग देते हैं, और ज्यादा फंडिंग कौन देता है, डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं, USA देता है। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा फंड्स दे रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस को वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से और ये जो पॉलिसीज बनाएंगे, अब हमारी गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने इनके चार्टर को साइन किया हुआ होता है। हम WTO के मेंबर्स हैं, तो WTO जो भी पॉलिसीज लेकर आएगा इंडिया को वो पॉलिसीज माननी ही पड़ेंगी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है। तो हमें अपनी जो है जो डोमेस्टिक जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी वो WTO के हिसाब से बनाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्शंस हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि
अब इंडिया किसके बिहाफ पर पॉलिसी, अब वर्ल्ड ट्रेड की जो पॉलिसीज बन रही हैं वहां पे तो डेवलप्ड कंट्री अपने हिसाब से बना रही हैं। अब इंडिया को ऐसी पॉलिसी, इंडियन की जो गवर्नमेंट है उनको पॉलिसी किस हिसाब से बनानी है, अपनी पब्लिक के हिसाब से बनानी है। लेकिन इंडिया बाउंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को मानने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ सोवरेनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, अब हम ट्रेड का ही एग्जांपल लें, अब हम अपने इस हिसाब से तो हम सोवरन नहीं रहे ना, हमें तो वर्ल्ड बैंक की, डब्ल्यूटीओ की और यूएन की जो है पॉलिसीज को मानना पड़ेगा। वो जो कानून बना रहे हैं हमको उन्हीं के हिसाब से बनाने पड़ेंगे अपनी पॉलिसीज। ठीक है ना, तो लॉस ऑफ सोवरेनिटी भी यही होती है, संप्रभुता छिन जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ हम डेमोक्रेटिक कंट्री तो हैं लेकिन अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से हम बना नहीं सकते, हमें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं तो उनके हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, globalization has the potential to lead a loss of sovereignty for nations and their democratically elected governments. Multinational companies or international organizations may have more power than national governments, making it difficult for these governments to make decisions that best serve the needs of their constituents. In addition to the loss of sovereignty, globalization can also lead to conflict between nations due to competing interests. It can also lead to the erosion of national identity. As nations become more integrated into a global economy, their citizens may become less attached to their own culture and national identity, which I have already told you, discussed. Regional disparity. Globalization has become beneficial to many people. However, it also created regional disparities. The most dramatic example of this regional disparity is seen in the developing world, where globalization has brought about an influx of multinational companies and investment in certain areas of the world. This influx of capital has caused a widening of the gap between the rich and the poor, with certain regions and groups benefiting more than others. अब क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि अलग अलग मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं और इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई जो है कंट्रीज में आ गई हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि जो कैपिटल है उसमें इन्फ्लक्स का मतलब उसमें जो है गैप जो है बढ़ता जा रहा है, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। This uneven distribution of gains has caused a great deal of disparity between wealthy and poor, with some regions and groups enjoying the benefits of the globalization. इससे क्या हो रहा है कि कुछ जो अमीर देश हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। सेम किसी एक कंट्री में भी जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है रीजन्स में जो कुछ देश जो है बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी in globalized institutions, crucial decisions may be made by unaccountable officials behind closed doors. These institutions' legitimacy may be questioned, and public's trust in them may be eroded due to lack of openness. तो obviously international ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम्स तो विद इन नेशन ही इतनी ज्यादा होती है, विद इन कंट्री ही इतनी ज्यादा होती है, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज और ये सारी चीजें आ जाती हैं तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रेस टू बॉटम इन अ ग्लोबलाइज्ड economy, nations may compete by lowering labor or environmental standards in effort to draw in foreign investment. अब क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सस्ते से सस्ता माल बनाने की कोशिश करते हैं और उससे जो है चीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इन अ रेस टू बॉटम वेयर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर लेबर, और जो है सस्ते मजदूर जो है को जो है कम जो है पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना, उनको जो है आमदनी जो लेबर्स को जो है बेसिकली कम पैसा दे करके उनसे सामान बनवाया जाता है ताकि उस सामान की जो है कीमत जो है कम रहे। इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द एनवायरमेंट इज डिस्ट्रॉय फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स में बी थ्रेटेंड, और इससे क्या होता है लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी
होती हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस कैसे, कि भाई जितना वो लेबर लगा रहे हैं, जितना वो मेहनत कर रहे हैं, उसको जो है गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं दे रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको उतना पैसा नहीं दे रही हैं। उनसे जो है इंटरनेशनल लेबर नॉर्म है ये कि 8 घंटे काम करेंगे लेबर, यानी कि कंपनी में 8 घंटे ही काम करेगा, लेकिन कंपनीज कितना काम करवाती हैं, 10-10 घंटे काम करवाती हैं, और ना तो बहुत सारी कंपनी ओवर टाइम भी नहीं देती हैं। ठीक है ना, तो ये होता है रेस टू बॉटम, यानी कि होड़ लगी हुई है उनमें, कम से कम पैसा लगा करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। और कल्चर क्लैश, when people from various cultures and backgrounds come together, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में होकर, और इससे क्या होता है ना, टेंशंस भी बढ़ती हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स में गेन ग्राउंड एज अ रिजल्ट, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। इससे क्या होता है ना, सब लोग अपने कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन भी आ जाती है। अब हम देखते हैं ग्लोबल इश्यूज एंड डेमोक्रेसी, कि कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हैं, और डेमोक्रेसी में, उन ग्लोबल इश्यूज में और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक तो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, बोथ पॉजिटिव एंड बैड इफेक्ट्स ऑन डेमोक्रेसी कैन बी काज्ड बाय ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल इश्यूज का जो है डेमोक्रेसी पे दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, द फॉलोइंग आर द फ्यू वेज दैट वर्ल्ड अफेयर्स में इम्पैक्ट डेमोक्रेसी। एक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, एज द वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेंड्स, जिस प्रकार से जो वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपेंड हुई है, विस्तृत हुई है, देयर में बी मोर चांसेस फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उससे जो है चांसेस तो बढ़े हैं ट्रेड के, विच में स्पर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, जिससे कि डेवलपमेंट भी बढ़ा है और प्रोस्पेरिटी भी बढ़ी है। इट में ऑल्सो रिजल्ट इन मोर इनइक्वालिटी एंड जॉब इंस्टेबिलिटी, साथ ही साथ इससे जो है असमानताएं भी, आर्थिक असमानताएं और नौकरियों की जो स्थिरता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, बोथ ऑफ विच थ्रेटन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्टेबिलिटी। अब भाई जब इनइक्वालिटीज बढ़ेगी और जॉब इंस्टेबिलिटी आएगी, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे तो क्वेश्चंस उठेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है डिसीजंस लेना, और ऐसे डिसीजंस लेना जो उनकी पब्लिक के लिए बेस्ट हो। ठीक है, जो उनके पब्लिक की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, a worldwide problem, climate change has the potential to significantly affect the economy, public health, and environment. It impacts Its impacts have the potential to worsen already existing social and economic disparities and to erode democratic institution ability to resolve these issues. ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ऐसी ही प्रॉब्लम है टेररिज्म। टेररिज्म भी जो है वो एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसको पहले जब स्टार्टिंग में जो है इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के बारे में बोलना स्टार्ट किया, तो जो कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो बोल रहे थे कि इसको ग्लोबल इशू मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। लेकिन जब 9/11 के अटैक्स हुए ना यूएस में, तब दुनिया ने माना कि हाँ टेररिज्म भी जो है, इंडिया तब से जो बोले जा रहा था वो सही है, इसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। तो टेररिज्म भी जो है अब इसको जो भी जो है ग्लोबल इशू के रूप में देखा जाता है। ठीक है, टेररिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम दैट हैज द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डेमोक्रेसीज। इट मे रिजल्ट इन द क्लोज लूज loss of civil freedoms, limitations on the right to free expression and association, and the rise of populism and authoritarianism. आपको टेररिज्म से क्या होता है कि इससे बहुत सारी चीजों को जो है नुकसान पहुंच सकता है इससे। और बेसिकली जो टेररिज्म है वो, इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। ठीक है, लोग अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लोग एथनिक ग्रुप्स बना लेते हैं, लोग रिलीजियस ग्रुप्स बना लेते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पर जो है टेररिज्म फैलाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक क्या है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत, टेररिज्म भी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? हालांकि ये एक इंटरनेशनल इशू है। माइग्रेशन में क्या होता है कि
ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। माइग्रेशन हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। क्या होता है, लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। एक तो होता है रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी भी और माइग्रेशन भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिफ्यूजी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो उस कंट्री के रिसोर्सेज में को जो है की स्केर्सिटी हो जाती है। उससे क्या होता है, क्योंकि वो उसको जो है पहले जो है एक कंट्री में मान लीजिए थोड़े लोगों में रिसोर्सेज बट रहे थे, अब रिफ्यूजी आ गए तो उनको भी जो है रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, उनको भी खाना पीना जो सुख सुविधाएं हैं, खाना पीना, बेहतर शिक्षा, आवास, रहने की जगह, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, उनको भी शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको भी हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, उनको भी क्या करना पड़ेगा, जॉब्स देनी पड़ेंगी। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है और रिसोर्सेज जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है और लोगों में फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। सेम ऐसा ही माइग्रेशन में होता है। माइग्रेशन में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। और ये माइग्रेशन जो है वो कई तरीके का हो सकता है। एक तो मैंने रिफ्यूजी वाला बताया, दूसरा है इकोनॉमिक माइग्रेशन, जहाँ पे लोग जो है जॉब्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। वो रिफ्यूजी नहीं होते, रिफ्यूजी अलग तरीके के होते हैं। रिफ्यूजी में क्या होता है, वो नेचुरल या फिर मैन मेड क्राइसिस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वहां पर जो है पॉलिटिकल जो है जो स्टेबिलिटी होती है उसको हार्म पहुंचता है और वहां पर जो है लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस आर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स दैट कैन हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन डेमोक्रेसी। अब ये ह्यूमन राइट्स और इसी प्रकार से जो अगर माइग्रेशन होता है, रिफ्यूजी आते हैं, तो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के लोग रिसोर्सेज शेयर करना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं हमारे देश में क्यों आए हो, हम नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं रिफ्यूजी से रिलेटेड भी और माइग्रेशन से रिलेटेड भी। ठीक है ना? तो और इससे क्या होता है, एक रेसिज्म जो बढ़ जाता है कि जो है बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, दूसरी कंट्रीज के जो लोग आते हैं उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, और उनको जो है उनके साथ में फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा उनको टॉर्चर करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, और वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम्स होती हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज होते हैं जिनको हर कंट्री को फॉलो करना होता है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, और इससे जो है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस भी होता है, क्योंकि जहां पर भी रिफ्यूजीज आएंगे, माइग्रेट होकर के जाएंगे और इस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो रिसोर्सेज को शेयर करने में प्रॉब्लम्स होगी, लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कंट्री का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही ले, हमारे यहाँ पे खुद ही हेल्थ जो स्ट्रक्चर है इतना खराब है, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए ही हॉस्पिटल्स कम पड़ जाते हैं। तो हम अगर बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, माइग्रेशन यहाँ पर अगर माइग्रेट करके आएंगे तो हमारे लिए ही जो पर्याप्त नहीं है, दूसरे लोग और आएंगे तो वो ऑब्वियसली वो जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो और उससे फिर क्या हो जाएगा, और ज्यादा पेंडेमिक्स, ग्लोबल पेंडेमिक्स हो जाएंगे। और इससे क्या होता है ना, और ज्यादा गंदगी भी फैलती है, गंदगी फैलने से नई बीमारियां भी पनपती हैं। ठीक है ना? और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक एग्जांपल जो है ग्लोबलाइजेशन का, हेल्थ से रिलेटेड कोविड-19 इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ, वो चाइना से कहीं पे आया और पूरे देश, पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। तो ग्लोबलाइजेशन से हेल्थ कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ क्राइसिस भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सीधा सीधा कहाँ पे अब क्या हो गया, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, सारे देशों में फैल गया, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ है, गवर्नमेंट पे उठती हैं। गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन लगाया, गवर्नमेंट ने जो है वैक्सीन वगैरह अपने लोगों को दी, फिर गवर्नमेंट को जो है अगर इंडिया का ही एग्जांपल दे तो हमें गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज को देनी भी पड़ी। ठीक है, और फिर लोगों के ये क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट जो है जब हमारे यहाँ पर ही पूरी वैक्सीन नहीं लगी है तो दूसरे लोगों को क्यों दी जा रही है वैक्सीन। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ होता है, हमें अपने यहाँ पर तो इस्तेमाल करनी होती है। सब इंडिया का जो है फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है दूसरे की, अपने नेबर्स की हेल्प करना,
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आता है, जिसमें हम अपनी जो छोटी कंट्रीज हैं उनको हेल्प देते हैं। ठीक है, तो ये सारी ग्लोबल हेल्थ इश्यूज भी, क्राइसिस भी जुड़े हुए हैं किसके साथ? डेमोक्रेसी के साथ, जहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबल मानते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये यूनिट भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर कुछ भी कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस पेपर के सारी वीडियोस मैंने पूरी यूनिट्स कंप्लीट कर दी हैं, सबकी सब वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनी हुई है। इसके अलावा जितने भी आपके बाकी के पेपर्स हैं, काफी सारे पेपर्स की वीडियोस भी बनी हुई हैं और अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, तो आप वहां पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के अलग अलग पेपर की वीडियो भी देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अगर अप्रोप्रिएट कमेंट्स आप करते हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ। फालतू के अगर कमेंट्स करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, उसके लिए सॉरी। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप क्वेश्चंस वही कमेंट्स में आप वो लोग वही पूछिए कि हमें ये यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, ये वाले पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को सेपरेट हिंदी वाले कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट में भी वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगी, कमेंट करके बता देना अगर आपको हिंदी में चाहिए तो।